नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। इराक में सरकार और आतंकी गुट में जारी घमासान के बीच मोसुल में अगवा 40 भारतीयों को लेकर भारत में चिंता की लहर है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अगवा भारतीयों का सुराग मिलने का दावा किया है, लेकिन उनके परिवार उनकी सलामती को लेकर फिक्रमंद है। सुरक्षा की चिंता लाजमी भी है। दरअसल आतंकी गुट आईएसआईएस ने उत्तरी इराक के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिसे अलकायदा से भी ज्यादा कट्टर और बेरहम माना जाता है। उसका लक्ष्य इराक ही नहीं, यूरोप से लेकर भारत तक अपनी सत्ता कायम करने का है। क्या है आईएसआईएस का इंडिया प्लान और कौन है आईएसआईएस? इन्हीं सवालों पर है हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। बंदूक के साए में 1700 इराकी वायु सैनिक, लेकिन बंदूकें वायु सैनिकों के हाथ में नहीं है, बल्कि उन्हें भेड़ बकरियों की तरह कत्लगाह की तरफ ले जा रहे आतंकी गुट के लड़ाकों के हाथ में है, जिसका नाम है आईसिस। इराक में सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने वाले जिहादी सुन्नी आतंकी गुट आईसिस ने तिक्रित शहर पर कब्जे के दौरान वायु सैनिकों को बंधक बनाया, फिर बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। इस नरसंहार ने समूची दुनिया को सन्न कर दिया और भारत में भी उन परिवारों को दहशतजदा कर दिया जिनके अपने इराक में हैं। इनमें वो 40 हिंदुस्तानी भी शामिल हैं जिन्हें अगवा करने की खबरें आ रही हैं। तो कल आज सुबह फोन कर दिया था, कल भी फोन किया था कि हमको किसी तरह वहाँ से कुछ भी कोई बहाना करके वहाँ से ईमेल कराओ कि हम घर से चले जाए। यहाँ के हालात बहुत खराब होते जा रहा है। तो हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, कम से कम 2000 लोग हैं यहाँ पे फंसे हुए। तो कंपनी सैलरी भी हमारा 4 महीने का रोक रखा है, पासपोर्ट भी मांगा था, वो भी नहीं दे रही है अभी। इराक में इस वक्त हैं करीब 10,000 भारतीय। बहुतों के फोन बंद हैं, सलामती की कोई खोज खबर नहीं है, सरकार भी संपर्क नहीं कर पा रही है। इराक में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वतन लाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है, लेकिन विदेश नीति के लिए इस फौरी चुनौती से बढ़कर एक बड़ी चिंता यह है कि कहीं इराक में आतंकी गुट आईसिस की सत्ता न कायम हो जाए। आशंका सच हो गई तो इराक पर आईसिस का कब्जा भविष्य में भारत के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। इसमें दुनिया के बहुत देशों से लोग आए हुए हैं। जैसे अफगान जिहाद में बहुत तरह के लोग आए थे और अलकायदा बना था, एक उनकी छत्रछाया में जो लड़ाई हुई थी। अब ये आईसिस भी वैसा ही बन रहा है और लोग कहते हैं कि ये अलकायदा से भी ज़्यादा क्रूर है और ज़्यादा मतलब हॉस्टाइल है और ज़्यादा मतलब बलवान है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इराक में लगातार नए इलाकों में अपना झंडा गाड़ने वाले इस आतंकी गुट को कैसे रोका जाए। हकीकत यह है कि जो काम अलकायदा नहीं कर सका, अलकायदा दुनिया पर जिहादी सत्ता कायम करना चाहता था। आशंका है कि कहीं आईसिस उस मकसद को हासिल न कर ले। अगर बगदाद पर आईसिस के कब्जे की आशंका सच हो जाती है तो बड़ा खतरा यह है कि क्या इराक में कायम हो जाएगी आतंकी सत्ता। आईसिस पूरा करेगा अलकायदा का सपना। आईसिस कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये इराक के घमासान से साफ हो चुका है, जहां उनके सामने प्रशिक्षित इराकी फौज के पांव भी उखड़ चुके हैं। कभी अलकायदा से प्रेरणा लेने वाला जिहादी सुन्नी आतंकी गुट आईसिस इराक और आसपास के इलाके में उससे भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। खौफनाक बात यह है कि जानकारों का मानना है कि आईसिस अलकायदा से भी ज्यादा बेरहम है। पहले कहा कि ये एक इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहते हैं, इसलिए उनका नाम में इराक और लेवां है। लेवां मतलब ये जो अश्शाम बोलते हैं इसको अरबी में, वो ये इलाका सीरिया और लेबनान का है। तो ये पूरा इलाका, पर ये शायद इस इलाके में सीमित न रहे, इसलिए इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। अलकायदा से ज्यादा बेरहम आईसिस अलकायदा के हाथ से भी बाहर जा चुका है, लेकिन उसका मकसद वही है जो अलकायदा का है। यानी इराक के बड़े इलाके पर आईसिस का कब्जा हो जाता है तो खतरा सिर्फ वहां से आतंक के एक्सपोर्ट का नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े हिस्से में हिंसा फैलने का भी है। क्योंकि आईसिस का लक्ष्य है दुनिया के बड़े हिस्से पर जिहादी राज की स्थापना। यह नक्शा कुछ वक्त पहले आईसिस ने जारी किया था। नक्शे में बताया गया है कि आईसिस कहां से कहां तक अपनी सत्ता कायम करना चाहता है।
आप देख सकते हैं इसमें गुजरात से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से को आईसिस के इस्लामिक राज का हिस्सा बताया गया है। लिहाजा आईसिस को हल्के में लेने का वक्त जा चुका है। साफ हो चुका है कि वो इराक तक सिमटा नहीं रहेगा और यही है आईसिस का इंडियन प्लान। जाहिर है इराक से जंग में उलझा आतंकी गुट आईसिस खुद को सिर्फ इराक तक सीमित नहीं रखना चाहता। अल-कायदा की तर्ज पर दुनिया के बड़े इलाके पर वो अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। सवाल यह है कि क्या आईसिस ऐसा करने की ताकत रखता है और एक संगठन के रूप में यह आतंकी गुट कैसा है। आईसिस के इतिहास और उसके नेताओं के बारे में और जानकारी पाने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज से 10 बरस पहले साल 2004 में महज कुछ 100 लड़ाकों से बना आतंकी गुट ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आज एक ताकतवर फौजी संगठन में बदल चुका है। इराक में सरकारी फौजों के खिलाफ एक के बाद एक जीत हासिल कर ISIS अपनी फौजी क्षमताओं को साबित कर दिया है। इसी फौजी ताकत की बदौलत ISIS न सिर्फ इराक, सीरिया और लेबनान में अपनी सत्ता कायम रखने का ख्वाब देख रहा है, बल्कि उसके बड़े मकसद हिंदुस्तान तक दबदबा कायम करना शामिल है। और यही है ISIS का इंडिया प्लान। कुछ दिन पहले ISIS ने अपना नक्शा जारी किया था। नक्शे का आधार खलीफा शाही कायम करने का ISIS का सपना है। ISIS की खलीफा शाही में गुजरात उत्तर पश्चिम भारत भी है। ISIS इस नक्शे को इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान कहता है। यूरोप से लेकर हिंदुस्तान तक सत्ता कायम करने के ISIS के इसी खतरनाक सपने ने उसे समूची दुनिया की निगाह में ला दिया था। इराक में कत्लेआम मचाकर ISIS ने साफ कर दिया है कि वो अपने सपने को लेकर कितना संजीदा है। वो ज्यादा एम्बिशियस हो गए हैं। अब वो चाहते हैं कि पूरा एक इस्लामिक कैलिफेट वहां बना लें। अब उसमें लेबनान को भी ले लें, सीरिया को भी ले लें और इराक को भी ले लें। वो इस तरह से उनका अब एम्बिशन बढ़ गया है। अब वो ज़्यादा पावरफुल भी हो गए हैं। अब वहाँ पे इसीलिए अब वो इराक की तरफ झुके हैं। मगर सवाल यह है कि ISIS इतना ताकतवर और खतरनाक कैसे बन गया। ये समझने के लिए हमें 10 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब इसका गठन हुआ था। साल 2004 में ISIS का गठन जमात अल तवाहिद वल जिहाद के नाम से हुआ। इसका मकसद सीरिया में असद सरकार को गिराना था, जिसका विरोध पश्चिमी मुल्क भी कर रहे हैं। लिहाजा माना जाता है कि अल-कायदा के सीरियाई साथी जुबाहुल नर्सा का साथी होने के बावजूद ISIS के खतरे को अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों ने नजरअंदाज कर दिया। ISIS organization is a part of Al-Qaeda and the same supporter of Al-Qaeda remain to support ISIS. In Syria, they call them opposition. When they cross the border of Syria, they become immediately a terrorist group. We said since the beginning of our issue in Syria, these are terrorist group. Nobody believe, nobody trust us in the past. Now they discover they are terrorist group. साल 2004 में सीरिया के पड़ोसी इराक में अमेरिकी फौजें मौजूद थीं, लेकिन मध्य एशिया के राजनीतिक उठापटक में ISIS की अहमियत को देखते हुए ही पश्चिमी देशों ने इसकी तरफ से आंखें मूंदे रखी। हालांकि ISIS को भस्मासुर बनने में देर नहीं लगी। इसके गठन के कुछ ही दिन बाद इसके पहले नेता अबू मुसाब अल जरकावी ने ओसामा बिन लादेन के लिए अपने गुट के समर्थन का ऐलान कर दिया। इसके बाद यह गुट इराक और सीरिया में अल-कायदा के साथी संगठन के तौर पर काम करने लगा। लेकिन साल 2006 के बाद से हालात बदलने लगे। दरअसल 7 जून 2006 को इराक में अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान के हमले में ISIS का नेता जरकावी मारा गया। इसके बाद अल-कायदा से ISIS के रिश्ते भी बदलने लगे। ISIS के मौजूदा कमांडर अबू बकर अल-बगदादी ने अल-कायदा के प्रभुत्व का विरोध शुरू कर दिया और 2013 में अल-कायदा के नेता आयमन अल-जवाहिरी के आदेश मानने से भी इनकार कर दिया। धीरे धीरे उसने ISIS को इराक और सीरिया में अल-कायदा से ज्यादा बेरहम और ताकतवर बना दिया।
आईसिस जो है ये अलकायदा का ही एक दूसरा रूप है, आप समझ लीजिए इसको। पर है तो नहीं अलकायदा, पर लीडरशिप इसकी अलग है। इसका लीडर जो है अल बगदादी उसका नाम है, वो शायद कई दिनों वहाँ था, अमेरिकी प्रिजन में भी था, फिर वो यहाँ आके इनका लीडर बना है। पर ये लगता है कि मुझे ये लोग अलकायदा से भी थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन तो इनको मिला है, पर ये दूसरा ग्रुप है। पर अलकायदा वाले से ट्रेनिंग वगैरह शायद मिली है, और बाहर के लोग और रिक्रूट कर रहे हैं, पैसा मतलब ये लोग उठा रहे हैं, यूरोप में भी कर रहे हैं और सारी दुनिया में कर रहे हैं। आईएसआईएस के मौजूदा कमांडर अबू बकर अल बगदादी को ही इराक में हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। कौन है आईएसआईएस का नेता? अबू बकर अल बगदादी इराक के समारा में एक मौलवी था। 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के बाद वो आतंकी बन गया। 2005 में उसे अमेरिकी फौजों ने पकड़कर इराक की कैंप बुका की जेल में डाल दिया। 2009 में इराकी सरकार ने जब कैदियों को छोड़ा तब बगदादी भी छोड़ दिया गया। 16 मई 2010 को आईएसआईएस का दूसरा नेता उमर बगदादी मारा गया। तब से अबू बकर अल बगदादी आईएसआईएस का नेता है। अबू बगदादी ने आईएसआईएस का नेता बनने के बाद इराक में बनी शिया प्रभुत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का अभियान शुरू कर दिया। अब उसके आतंकी गुट में दुनिया के तमाम मुल्कों के लड़ाके भी शामिल हो गए हैं। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग तो वहीं लोकल ही होंगे, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, सुन्नी हैं, सब ट्राइबल ग्रुप्स हैं। और कुछ मेरे ख्याल में जो सद्दाम हुसैन की जो आर्मी थी जो डिसबैंड हो गया था, उसमें जो सुन्नी सेक्शंस वगैरह थे वो भी इसमें ज्वाइन कर गए हैं, जो डिसग्रंटल्ड थे इराक में, जिनके क्योंकि वहाँ पे सुन्नी ने पॉलिटिकल पावर जब खोया तो तब शिया लोगों के हाथ चला गया पॉलिटिकल पावर। तो सुन्नियों के खिलाफ काफ़ी मारपीट हुई, उनको मारा गया, इसलिए वहाँ के जो डिसग्रंटल्ड लोग हैं वो भी शायद उधर ज्वाइन कर गए। मगर माना जा रहा है कि आईएसआईएस अब दुनिया के उन तमाम मुल्कों के लिए भी खतरा बन गया है जो कभी पर्दे के पीछे से उसकी मदद कर रहे थे या उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर रहे थे। अब यह आशंका जताई जा रही है कि अगर इराक के किसी भी हिस्से पर आईएसआईएस का स्थायी राज स्थापित हो गया तो वो दिन दूर नहीं जब इराक भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह आतंक निर्यात करने वाली फैक्ट्री में बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हम बात कर रहे हैं आईएसआईएस के इंडिया प्लान की। महज 10 साल में आईएसआईएस इतना ताकतवर हो गया कि वो एक मुल्क की सेना को पछाड़ने का दम ठोक रहा है। दुनिया में शायद ही किसी और आतंकी गुट ने इतनी तेजी से ताकत बटोरी है। ऐसे में सवाल यह भी है कि आईएसआईएस को हथियार और पैसे कहां से मिल रहे हैं? क्या उसके पीछे विदेशी ताकतें हैं जो इराक में नूर अल मलिकी की सरकार की सत्ता उखाड़ फेंकना चाहती हैं? जिहादी सुन्नी आतंकी गुट आईसिस इराक की जिस सरकारी फौज से लड़ रहा है वो दुनिया के किसी भी मुल्क की सेना की तरह ट्रेन और नियमित सेना है। 2.5 लाख सैनिकों वाली इराकी सेना के पास अमेरिका से मिले अत्याधुनिक हथियार हैं। इराकी सेना के पास IA-407 हेलीकॉप्टर, M1 अब्राहम टैंक, C-130 विमान और 300 हेलफायर मिसाइल हैं। दूसरी तरफ आईसिस के लड़ाकों की संख्या 10,000 से कुछ ही ज्यादा मानी जा रही है। उनके पास बड़े हथियार नहीं हैं। आईसिस के पास छोटे ट्रकों पर लगे मोर्टार हैं, रूसी डुस्कस हेवी मशीन गन है, कुछ संख्या में 23 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन है जिसे वो सीधी लड़ाई में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि आईसिस को हथियार कहां से मिल रहा है? खबरों के मुताबिक आईसिस को इराक पर शिया असर कम करने के लिए बेकरार सुन्नी मुल्क मसलन तुर्की, कतर, सऊदी अरब जैसे देशों से गुपचुप तरीके से मदद मिल रही है। स्मगलिंग पर आधारित हथियार बाजार से उसे हथियार मिलने में भी दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए, इनको हथियार सबसे पहले तो मिला था सीरिया में। वहाँ पे जब ये टर्की, सऊदी अरेबिया, हथियार की प्रॉब्लम नहीं होती है। हथियार बेचने वाले दुनिया में बहुत हैं, अंडरग्राउंड स्मगलर्स हैं और डीलर्स हैं, पैसे से मिल ही जाता है। उसमें USA का भी ज़रूर हाथ होगा। आपने पढ़ा होगा कि टर्की में CIA स्टेशन उनका एक है, इंचरलिक बोल के एक स्टेशन है, वहाँ पे CIA का बहुत बड़ा स्टेशन है, शायद वहाँ से भी आया होगा। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हथियार मिलने का। अगर कोई बड़ा मुल्क या शक्तिशाली देश हथियार देना चाहता है क्लैंडस्टाइन मैनर, मतलब अंडरग्राउंड या स्मगल करके, ये तो हो सकता है। हमदर्द मुल्कों से ही आईसिस
अंडरवर्ल्ड की तर्ज पर चलने वाले हथियार बाजार से भी हथियार खरीद रहा है। लिहाजा सवाल ये भी है कि इन हथियारों को खरीदने के लिए आईसिस को पैसा कहां से मिल रहा है। आखिर यह आतंकी गुट कितना अमीर है? जानकारों की माने तो किसी समांतर सरकार की तरह यह आतंकी गुट लंबे वक्त से सीरिया में अपनी सत्ता चला रहा है, जिसके जरिए वो टैक्स इकट्ठा करता है, बिजली बेचता है और तेल का निर्यात भी करता है। इसके बावजूद आईसिस के पास पैसे का मुख्य जरिया हमदर्द मुल्कों से मिलने वाली मदद ही है। They discover they are terrorist group. Those group get support from the same supporter who support Al-Qaeda in the past, from Western state, colonialist state, and some follower in Arab countries. सवाल ये भी है कि आईसिस कितना अमीर हो चुका है। जवाब चौंकाने वाला है। मोसुल पर आईसिस के कब्जे से पहले इराकी सेना ने उसके एक संदेशवाहक को पकड़ा था, जिसके पास से कंप्यूटर स्टिक बरामद की गई थी। इराकी अधिकारियों के मुताबिक स्टिक में मौजूद जानकारी की माने तो आईसिस के पास 8.75 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है। यही नहीं, मोसुल पर कब्जे के बाद आईसिस को इराकी बैंकों में मौजूद करीब 2 अरब की संपत्ति और मिल गई है। जाहिर है इस पैसे से वो लंबे वक्त तक जंग जारी रख सकता है। ये जंग जरूरी नहीं है कि इराक तक ही सीमित रहे, क्योंकि आईसिस इस इलाके में शिया प्रभाव वाले हर क्षेत्र में अपना खौफ कायम करना चाहता है। इराक में भी शिया ज़्यादा हैं, इसलिए उन्होंने सुन्नियों को इकट्ठा करने के लिए, और उधर ईरान भी शिया है, ईरान के खिलाफ भी था ये, अगर सुन्नियों को इकट्ठा कर ले तो वो एंटी ईरान भी होंगे। इसमें सऊदी अरेबिया की भी मदद थी, क्योंकि वो वहाँ पे जो पावर प्ले चल रहा था ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, तो इसलिए उन्होंने सब इनकी मदद की। अब वो उनके हाथ से थोड़ा बाहर चला गया है, लगता है। जानकारों का साफ मानना है कि इराक में जो जंग चल रही है वो शिया सुन्नी जंग न होकर सत्ता की जंग है। हालांकि इसमें शक नहीं है कि इराक में जो हालात बने उससे आईसिस को इसे शिया बनाम सुन्नी की जंग बनाने का बहाना मिल गया। दरअसल साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था और अपनी ताकतवर सेना की बदौलत अमेरिका ने ही इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की सत्ता उखाड़ फेंकी थी। सद्दाम की मौत के बाद अमेरिकी सरपरस्ती में 2006 में वहां लोकतांत्रिक सरकार बनी। शिया समुदाय के नूर अल मलिकी की सरकार ने देश के सुन्नियों के खिलाफ भेदभाव शुरू कर दिया। भेदभाव पर अमेरिका ने आंख बंद रखी। इससे जिहादी गुट आईसिस के पक्ष में सुन्नी जनसमर्थन जुट गया। इस बीच 2011 में ओबामा सरकार ने इराक से अपनी फौज वापस बुलाने का फैसला कर लिया। अमेरिका के जाने के बाद जिहादी गुट इतने मजबूत हो गए कि अब इराकी सरकार ही खतरे में पड़ गई है। इससे अमेरिकी हित भी संकट में पड़ सकते हैं। लिहाजा संकट का समाधान निकालने के लिए अमेरिका ने अपने विरोधी रहे ईरान से भी वार्ता शुरू कर दी है। मगर जानकारों का मानना है कि इराक के सुन्नी शासक रहे सद्दाम की सत्ता के वक्त 10 साल तक उससे जंग कर चुका ईरान जंग में सीधे नहीं कूद सकता है। अगर वो ऐसा करेगा तो इससे दूसरी सुन्नी ताकतें शिया प्रभाव को बढ़ने से रोकने के नाम पर गोलबंद हो सकती हैं। लिहाजा माना यही जा रहा है कि आईसिस को रोकने के लिए कुछ अलग ही तरीके इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। स्मिता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IBN 7।